तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी वीडियो कट हो गई थी बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रीडिंग्स हैं, बट इन रीडिंग्स को तुम यूज़ मत करना। इनमें थोड़ा मतलब मैंने ये एक्सपेरिमेंट कई बार परफॉर्म किया और एट लास्ट जाके मुझे सही रीडिंग्स मिली जिनसे मैंने सही ग्राफ्स बनाए। बट अभी जो रीडिंग्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो मेरी सबसे पहली वाली रीडिंग्स थी जो पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। तो मैं अपनी रीडिंग्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी खुद मैं सेमेस्टर 6 में हूँ और मेरी रीडिंग्स कोई और यूज़ करेगा तो मेरी प्रैक्टिकल फाइल बिल्कुल कॉपी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं दे नहीं सकता। बाद में कभी कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपनी रियल रीडिंग्स दे दूँगा। तो अभी जो रीडिंग तुम देख रहे हो ये रीडिंग भी ठीक ठाक हैं। एंड बस थोड़ा सा मतलब इस इन रीडिंग्स में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। अगर तुम वोल्टेज में वेरिएशन देखोगे कि मिली वोल्ट में कितनी वेरिएशन है, तो मिनिमम तुम्हें दिखेगा दिखेगा 269.2 और मैक्सिमम दिखेगा 287.6। और ये मिली वोल्ट की रीडिंग्स है। इसका मतलब अगर मैं इसे वोल्टेज में कन्वर्ट करके बोलूँ कि कितनी रीडिंग्स है मेरी, तो मिनिमम रीडिंग वोल्टेज में मेरी है 0.26 और मैक्सिमम है 0.28। तो सिर्फ 0.26 से 0.28 इतनी सी वेरिएशन है इस डाटा में, बस ये प्रॉब्लम है। बाकी जो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें वोल्ट मीटर की तरह मतलब जो मल्टीमीटर को तुम एज अ वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर को एज अ एमीटर जो तुम यूज़ कर रहे हो, उन दोनों की रीडिंग्स एक दूसरे के साथ टेबल में तुम्हें नोट डाउन करनी है। तो किस तरह नोट डाउन करनी है वो तुम्हें इस स्क्रीन पर दिख रहा है कि जिस तरह मैंने एक कॉलम में मिली वोल्ट की रीडिंग्स लिख रखी है, यानी वोल्ट मीटर में यानी मल्टीमीटर जो वोल्ट मीटर की तरह यूज़ हो रहा था उसमें जो रीडिंग्स आई वो एक कॉलम में मैंने लिख रखी है और दूसरे कॉलम में करंट की रीडिंग्स लिख रखी है। तुम्हें इसी तरह इन रीडिंग्स को नोट डाउन करना है। और इन्हें नोट डाउन करने के बाद तुम्हें जो अगला काम करना है वो ये करना है कि ये जो वोल्टेज तुमने रिकॉर्ड कर रखी है इस वोल्टेज को तुम्हें मिली वोल्ट, जो तुम्हें अभी यहाँ मिली वोल्ट में वोल्टेज दिख रही है, उस मिली वोल्ट को कन्वर्ट कर लेना वोल्टेज में। कैसे करोगे? जितनी भी तुम्हें मिली वोल्ट की रीडिंग्स दिख रही है ना उन्हें इंटू 10⁻³ कर देना। तुम अगर मिली वोल्ट की रीडिंग्स को मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करोगे तो वोल्टेज में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो तुम्हें सारी मिली वोल्ट की रीडिंग्स पहले तो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेनी है। और साथ ही साथ ये जो मिली एम्पियर की रीडिंग्स हैं, इन मिली एम्पियर्स की रीडिंग को भी तुम्हें एम्पियर्स की रीडिंग में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? तुम सारी मिली एम्पियर्स की रीडिंग को मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कर दोगे तो तुम्हारे पास एम्पियर्स की रीडिंग आ जाएगी। तुम नेट पर देख सकते हो कन्वर्जन कैसे करते हैं मिली एम्पियर से एम्पियर में, या मिली वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो तुम्हें नेट पे भी मिल जाएगा गूगल पे। तो अगर तुम ये टेबल बना लोगे तो टेबल बनाने के बाद क्या करना है, जैसा मैंने बोला मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना, यानी ये रीडिंग्स मिली वोल्ट और मिली एम्पियर से वोल्ट और एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना तुम। तो मिली वोल्ट से वोल्टेज में कन्वर्जन हो जाएगा और मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्जन हो जाएगा रीडिंग्स का। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें तुम्हें एक प्लॉट बनाना है। किसका प्लॉट बनाना है? प्लॉट में एक्स वाई प्लॉट बनाओगे तुम, यानी एक उस प्लॉट में एक एक्स एक्सिस होगा एक वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस पे तुम वोल्टेज को प्लॉट करोगे और वाई एक्सिस पे तुम प्लॉट करोगे लॉग बेस 10 करंट, जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे लॉग बेस 10 करंट, यहाँ स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा लिखा हुआ है। तो वाई एक्सिस पे लॉग बेस 10 करंट को प्लॉट करना है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को प्लॉट करना है। और जब तुम ये प्लॉटिंग कर लोगे तो उस प्लॉट में तुम्हें एक तरह की लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन मिलेगी तुम्हें इस प्लॉट में, इस ग्राफ में। और जब तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफ में, किसके ग्राफ में? log 10 i के ग्राफ में वर्सेस वोल्टेज, यानी log 10 i वर्सेस वोल्टेज का ये जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को तुम देखोगे तो ये लगभग लगभग एक स्ट्रेट लाइन होगा। तुम्हें स्ट्रेट लाइन की स्लोप ग्राफ को देखकर फाइंड आउट कर लेनी है। ग्राफ देखकर स्लोप निकालना तो तुम्हें आता होगा, नहीं आता होगा तो यूट्यूब की एक 10-15 मिनट की वीडियो तुम्हें ये सिखा देगी। यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू फाइंड स्लोप फ्रॉम द ग्राफ। तो जब तुम ग्राफ से स्लोप निकाल लोगे तो उस स्लोप को तुम्हें इक्वेट कर देना है, यानी उस स्लोप को इक्वल टू करके लिखना है कि जो भी तुम्हारी स्लोप आए। फॉर एग्जांपल तुम्हारी स्लोप आई 9.3, ग्राफ से तुम्हारी स्लोप आई 9.3 फॉर एग्जांपल, तो तुम लिखोगे 9.3 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 2.303 एन के टी। तुम्हें मेरे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा लिखा हुआ स्लोप इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 2.303 एन के टी।
क्यू जो है चार्ज है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। जो एन की वैल्यू है, स्मॉल एन जो यहाँ लिखा है, उस एन की वैल्यू तुम्हें लेनी है इज इक्वल टू 1। के जो है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वही तो वो चीज़ है जो हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं डालेंगे, वही हमारे लिए अभी अननोन है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अननोन है, और जो टी लिखा हुआ है कैपिटल टी, वो डिनोट करता है टेम्परेचर को। और हम मान के चलेंगे कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर होता है 300 केल्विन। तो तुम कैपिटल टी यानी टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन डाल दोगे। तो टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन जो रूम टेम्परेचर होता है वो डाल देना, एन स्मॉल एन की वैल्यू 1 डाल देना। स्मॉल एन की वैल्यू 1 होती है फॉर अ परफेक्ट डायोड। एक परफेक्ट अगर पी एन जंक्शन डायोड है तो उसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी, इसलिए हम एन की वैल्यू 1 डाल रहे हैं। तो ये रीज़न है कि एन की वैल्यू 1 क्यों डाली जा रही है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 होती है एक परफेक्ट डायोड के लिए, एक अच्छे डायोड के लिए। और क्यू जो है वो तो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जो स्मॉल क्यू दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, तो वो है चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो क्यू की वैल्यू डाल देना, एन की वैल्यू 1 डाल देना, टी की वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन डाल देना। तो बचा क्या है इस पूरी इक्वेशन में, स्लोप तो तुम ग्राफ से निकाल ही लोगे, तो इक्वेशन में सिर्फ बचता है के। तो ये पूरी इक्वेशन की हर एक वेरिएबल की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो स्लोप को ग्राफ से देखकर। क्यू है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 300 केल्विन। तो बचा के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा इस इक्वेशन से, क्योंकि वही एक लौता वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में जो बच गया है, बाकी सबकी तो वैल्यू डाल दी हमने। तो ये के की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लोगे। तो के की वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो वो एक्चुअल वैल्यू तो के की होनी चाहिए 1.38 इंटू 10⁻⁻23, बट जैसी मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं शायद तुम्हारी वैल्यू भी वही आएगी। आनी तो चाहिए थी 1.38 इंटू 10⁻⁻24, बट आएगी 2.4 इंटू 10⁻⁻24, मतलब 1.38 की जगह 2.4 हो जाएगा। तो ये जो ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, इसका रीज़न जैसा मैंने थोड़ा पढ़ा यूट्यूब वीडियोस से भी, और बाकी और नोटबुक वगैरह से, मतलब जो बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे, तो ऑल ओवर जो मुझे पता चला कि क्यों हमारी वैल्यूज़ 2.4 इंटू 10⁻23 आ रही है, जबकि आनी चाहिए थी 1.38 इंटू 10⁻23। तो इसका रीज़न है कि जो एन की वैल्यू है वो हम 1 डाल रहे हैं, और 1 वैल्यू तभी होती है जब हमारा जो डायोड है पी एन जंक्शन डायोड वो अच्छा डायोड है। बट क्या होता है कि लेबोरेटरीज़ में जो डायोड्स होते हैं ना, बच्चों को ढंग से पता नहीं होता कि उनसे कितना करंट पास करना है या उन्हें कैसे ट्रीट करना है, तो वो उसे गलत तरीके से यूज़ करके उसे थोड़ा ख़राब कर देते हैं। तो वो डायोड फिर एक परफेक्ट डायोड नहीं रहता। तो इन दैट केस जो डायोड हम यूज़ कर रहे हैं वो एक परफेक्ट डायोड नहीं होगा, और क्योंकि वो एक परफेक्ट डायोड नहीं है तो उसकी एन की वैल्यू 1 नहीं होगी, जबकि हमने 1 डाल के कैलकुलेशंस किए, इसलिए हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो ये रीज़न है कि हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ठीक क्यों नहीं आ रहा। पर तुम खुद का एक्सपेरिमेंट करना और देखना तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या आता है। तो ये है पूरा प्रोसेस इस एक्सपेरिमेंट को करने का। सेटअप, वो जो एक्सपेरिमेंट था कि सर्किट कैसा बनेगा, वो मैंने तुम्हें दिखा दिया था कि सर्किट कैसा दिखता है। उस सर्किट में तुम्हें मल्टीमीटर से वो जो वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स है वो नोट डाउन करनी है, जैसा तुम्हें यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर। वो रीडिंग्स नोट डाउन करने के बाद तुम्हें वोल्टेज को, ये जो मिली वोल्ट में है इसे वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेना है। मिली वोल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करोगे तो वोल्टेज में कन्वर्जन हो जाएगा। तो जब मिली वोल्ट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दो, मिली एम्पियर को एमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये जो करंट जो एमीटर में तुम कन्वर्ट कर चुके होगे, मिली एमीटर से जो एमीटर में तुम कन्वर्जन कर चुके होगे, उस एमीटर के करंट का क्या करना है तुम्हें, उस एमीटर के करंट का log 10 आई ले लेना है, यानी log 10 ऑफ दैट करंट ले लेना है। यानी जो भी तुम्हारा करंट होगा, यानी ये कई सारी रोज में तुम्हें कई सारे करंट्स दिख रहे हैं, उन सब करंट्स पर तुम्हें क्या लगाना है, log 10 लगाना है, यानी log बेस 10 इन सब पर लगा देना है। और ये इसकी वैल्यू तुम्हें कहाँ से मिलेगी log बेस 10 की, ये तुम ऑनलाइन सर्च करोगे log बेस 10 कैलकुलेटर, गूगल पे लिखना log बेस 10 कैलकुलेटर, तो वो तुम्हें सीधे एक कैलकुलेटर दे देगा जिस पे बेस 10 पे तुम log की वैल्यूज़ निकाल पाओगे। तो तुम्हें बस इनपुट करना है 0.12, 0.13, 0.14, और एक एक करके इनपुट करोगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी log 10। log 10 0.12 क्या होता है, log 10 0.13 क्या होता है, log 10 0.14 क्या होता है, इन सब की वैल्यूज़ तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगी। उन वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेना है, और फिर उन्हीं लॉग की वैल्यूज़ वर्सेस वोल्टेज,
और वोल्टेज भी मिली वोल्ट में ना होगी, वोल्ट वोल्ट की रीडिंग में होनी चाहिए, यानी वोल्ट यूनिट में होनी चाहिए, ना कि मिली वोल्ट यूनिट में। तो वोल्टेज को वोल्ट यूनिट में और करंट को तो एम्पियर यूनिट में करके लॉग 10 बेस निकाल लिया, लॉग बेस 10 ऑफ दैट करंट निकाल लिया तुमने। तो लॉग बेस 10 करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाना, उस ग्राफ से स्लोप निकालना। वो स्लोप, वो ग्राफ तुम्हें दिखेगा लगभग स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप भी लगभग लगभग सेम मिलेगी तुम्हें पूरे ग्राफ में। तो उस स्लोप को इक्वल टू कर कर ये Q यानी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू तुम्हें 1 रखनी है, T टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर मान के चलेंगे 300 केल्विन। तो ये सब मैंने तुम्हें बता ही दिया। बाकी एक चीज़ जो नहीं है वो ये है कि ग्राफ ना पूरी तरह स्ट्रेट नहीं मिलेगा तुम्हें। ये लॉग बेस 10 आई वर्सेस वोल्टेज V, इनका इसका जो ग्राफ है ये पूरी तरह स्ट्रेट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर फिटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तुम यूट्यूब पे सर्च करना स्क्वायर फिटिंग मेथड। इस मेथड का मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्या है और इसका क्या यूज़ होता है और इसे यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं। इस मेथड से क्या होता है कि अगर एक तरह का आपके पास ग्राफ आ जाए जिसमें स्ट्रेट लाइन ना बने, लेकिन स्ट्रेट लाइन जैसा ही कुछ बने, मतलब कि पूरी तरह स्ट्रेट लाइन ना हो, थोड़ी ऊपर नीचे हो। मतलब समझो एक तो होती है स्ट्रेट लाइन और एक होती है थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन से इधर उधर तुम्हें मिल रहा हो कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जैसे मैं दिखाता हूँ। तो ये जो अभी मैंने बनाया है ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सा मतलब लग रहा है, हाँ स्ट्रेट थोड़ी सी तो है। तो जब ऐसा कोई ग्राफ मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक ग्राफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ग्राफ है। तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट तो है नहीं, ये जो हमें लाइन दिख रही है ग्राफ में ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मान लो तुम्हारा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तुमने ग्राफ बनाया किसका, लॉग 10 आई वर्सेस वोल्टेज का, और वो ग्राफ मान लो ऐसा आ गया तुम्हारा, मान लो ऐसा आ गया, जस्ट एज्यूम। तो ऐसे में तो हमने तो ये सोचा था कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और फिर उसकी स्लोप लेंगे और फिर अपने स्लोप के इस फॉर्मूले में लगा देंगे जो अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमने तो ऐसा सोचा था, बट यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन आया ही नहीं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक मेथड है, उस मेथड से हम किसी भी ग्राफ को जो लगभग लगभग स्ट्रेट दिख रहा हो उसको पूरी तरह स्ट्रेट कर सकते हैं। यानी हम ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है ये पूरी तरह अभी स्ट्रेट नहीं है, बट एक मेथड है जिससे हम इसे पूरी तरह स्ट्रेट कर सकते हैं। तो उस मेथड का नाम है कर्व फिटिंग मेथड, और वो मेथड अलग अलग कैटेगरी में आता है। एक होता है कर्व फिटिंग मेथड फॉर स्ट्रेट लाइन, यानी कि आप किसी भी ग्राफ को पूरी तरह स्ट्रेट कर सकते हो उस मेथड से। तो जैसे ये ग्राफ पूरी तरह स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट हम एक मेथड जिसको बोलते हैं कर्व फिटिंग मेथड उसका यूज़ कर कर इस ग्राफ को स्ट्रेट कर सकते हैं। उसी तरह उस कर्व फिटिंग मेथड का एक और पार्ट होता है, उसमें हम किसी ग्राफ को स्ट्रेट करने की जगह उसे पैराबोला की शेप दे सकते हैं या कोई और भी शेप्स दे सकते हैं। मतलब कई तरह के इसके वर्जन्स होते हैं कर्व फिटिंग मेथड के, बट हमें अभी जिससे मतलब है वो है स्ट्रेट लाइन से। यानी हमें कर्व फिटिंग मेथड यूज़ करना है फॉर अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करेंगे, तो जब तुम ये ग्राफ बना लोगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, तब तुम्हें वो ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखेगा जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। तो तुम चाहो तो इसी ग्राफ से काम निकाल सकते हो। कैसे, इसी ग्राफ में किस एक बड़े से पोर्शन को लेके उसकी स्लोप ले लेना, कुछ अजीब सी मिलेगी, स्ट्रेट तो ये है नहीं, बट तुम एडजस्ट कर लो। और नहीं एडजस्ट करना चाहते तो तुम फिर वो यूट्यूब पे सर्च करना कर्व फिटिंग मेथड। तो वो मेथड तुम सीखना उस मेथड को कि उसे कैसे करते हैं, और फिर उस मेथड को इस ग्राफ पे अप्लाई करना। तो ये ग्राफ अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा, और जब ये पूरी तरह स्ट्रेट हो जाएगा तो तुम इस ग्राफ की स्लोप निकाल लेना, फिर उस स्लोप को इस फॉर्मूले में डाल देना, इस फॉर्मूले में डाल देना और अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर देना। तो मैंने तुम्हें बता दिया कर्व स्क्वायर फिटिंग मेथड। स्क्वायर फिटिंग मेथड क्या होता है, कर्व स्क्वायर फिटिंग मेथड क्या होता है। सो उसे यूट्यूब पे सर्च करके सीख लेना।
15-18 मिनट में सीख जाओगे। एंड देन स्लोप निकाल लेना ग्राफ की, जब स्ट्रेट लाइन हो जाए तुम्हारा ग्राफ। और उसके बाद ये क्यू की वैल्यू, एन की वैल्यू, टी की वैल्यू डाल देना, स्लोप की वैल्यू भी डाल देना जो ग्राफ से तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम इस इक्वेशन को यूज़ करके के निकाल लोगे जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और वो तुम्हारा भी शायद 2.4 इंटू 10⁻23 ही आए। तो समझ जाना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो एन की वैल्यू है वो तुम गलत डाल रहे हो। तुम एन की वैल्यू वो डाल रहे होगे जो एक परफेक्ट डायोड की होती है, बट तुम्हारा डायोड परफेक्ट नहीं होगा। सो ये हो सकता है रीज़न कि क्यों 2.4 इंटू 10⁻23 आ रहा है, जबकि आना 1.38 इंटू 10⁻23 चाहिए था। सो थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। मेरी वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि उस पर वीडियोस को रैंक करवाना पड़ता है टैग्स डाल डाल के। और अगर ऑलरेडी किसी ने टैग्स डाल के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस डाल रखी हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं उस टॉपिक पे, तो कोई नया बंदा आएगा तो उसकी वीडियोस रैंक नहीं होंगी। तो उसी तरह मेरी भी वीडियोस रैंक नहीं हो रही, खासकर वो जो मैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डाल रहा हूँ। जबकि इन्हीं एक्सपेरिमेंट में बच्चे कई कई दिन लगाते हैं, जबकि इसे तुम मेरी वीडियो से देखोगे तो 1-1.5 घंटे में सीख जाओगे और कर दोगे। मैं सीख भी 1-1.5 घंटे में जाओगे, और करने के लिए भी अलग से जस्ट 1 घंटा लगेगा, और उसी में रीडिंग्स भी ले लोगे। और उसके बाद का टाइम जस्ट ये स्लॉप फ्लॉप निकालना वगैरह का छोटे मोटे काम, मतलब कुछ 2-3 घंटे में तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। जबकि लैब की ड्यूरेशन 2-2 घंटे की होती है तुम्हारी, तो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जबकि बच्चे 3-3 4-4 दिन तक लगे रहते हैं, तब भी गलत गलत एक्सपेरिमेंट करके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट ख़राब है, अपैरेटस ख़राब है। हाँ, वो थोड़े बहुत उनमें एरर्स होते हैं, पर वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है कि तुम एक्सपेरिमेंट ही ना कर पाओ। बट क्योंकि तुमसे हो नहीं रहा होता तो तुम कहते हो कि हमारे मशीन्स ख़राब हैं, इनकी सारी मशीनें ख़राब हैं, कोई ढंग से काम नहीं करती। तो हाँ, ये तो पता है कि कोई बताता नहीं है, खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर तुम मेरी इस वीडियो तक पहुँच गए हो ना, तो एक बार मेरे चैनल में चले जाना और उसकी प्लेलिस्ट देखना। उस प्लेलिस्ट में तुम्हारे कुछ काम की चीज़ें हो सकती हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी वीडियोस इतनी आराम से रैंक हो नहीं रही हैं, और ये मटेरियल कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काफ़ी काम आ सकता है। सो प्लीज़ एक बार जाकर देख लो और शेयर कर देना अपने ग्रुप में, ताकि पहुंच जाए सब तक। नहीं तो फालतू जाएगी मेरी मेहनत, और तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कि एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है। और करने के चक्कर में तुम कई चीज़ें जला भी दोगे। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही हुआ, चीज़ रेजिस्टेंस बॉक्स बर्न होने लग गया वगैरह वगैरह। तो सीख लो अब जब मैं बता रहा हूँ तो। और शेयर भी कर दो ये वीडियोस, मेरी प्लेलिस्ट पूरी शेयर कर दो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।